गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने सीपी और सीवी क्या चीज़ होती है इसको डिफ़ाइन किया था। आज हम सीपी और सीवी की रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होती है। सीपी क्या होती है? स्थिर, पी लिखा हुआ है स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता, और सीवी क्या होती है? स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता। और ऊष्मा धारिता क्या होती है? किसी भी तंत्र का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने की जो ऊष्मा की ज़रूरत होती है उसको हम ऊष्मा धारिता। एक तंत्र के लिए सीपी तथा सीवी के मान समान नहीं होते हैं। एक ही सिस्टम के लिए सीपी और सीवी डिफरेंट होती हैं, एक जैसे मान नहीं होते हैं। स्थिर आयतन पर अवशोषित तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊर्जा तंत्र की अवशोषित ऊर्जा है, ये तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में हुआ। स्थिर आयतन है और उस पर मान मैंने अभी आपको बताया था कि एक कंटेनर है, उस पर पिस्टन लगा हुआ है, सिलेंडर है, उस पर पिस्टन लगा हुआ है और उसको अपन गर्म करते हैं, मतलब पिस्टन ऊपर हट नहीं सकता, इतना दाब अपन ने लगा रखा है, तो स्थिर आयतन रहेगा। अवशोषित तंत्र की ऊष्मा क्या करेगी? अब उस तंत्र को अपन ने हीट दी, वो ऑब्जर्व करे, कहाँ जाएगा? काम तो कर नहीं सकता, बंद कर रखा है, कार्य कर नहीं सकता, इसलिए उसमें क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। जबकि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी करती है और कार्य भी होता है। अब स्थिर दाब पर करते हैं, दाब स्थिर रखना है, तो गैस को अपन यदि गर्म करते हैं और दाब स्थिर रखते हैं। जब दाब स्थिर रखते हैं तो दाब स्थिर रखने के लिए अपोजिंग प्रेशर को अपने को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी दाब जितना है उतना ही रहेगा। अपोजिंग प्रेशर मतलब ऊपर से जो प्रेशर लगा रखा, मतलब ढक्कन को थोड़ा लूज करना पड़ेगा ताकि दाब वही रहे। अब दाब जो है वही रखने के लिए अब क्या होगा? पिस्टन हटेगा, पिस्टन दूर जाएगा तो सिस्टम कार्य करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिर आयतन पर अवशोषित तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जबकि स्थिर दाब पर जो अवशोषित ऊष्मा होती है या अवशोषित ऊर्जा होती है उससे आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी होती है और कार्य भी होता है। इसलिए ऊष्मा की समान मात्रा अवशोषित करने से स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि कम तथा स्थिर आयतन पर ताप में वृद्धि अधिक होती है। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि स्थिर दाब पर जब करते हैं तो दाब को स्थिर रखने के लिए एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। गैस या कोई भी सिस्टम अपन ने लिया है वो गैस फैलेगी। जनरली एक्सपेरिमेंट जो होता है गैस से सिस्टम पे अप्लाई किए जाते हैं तो वो फैलेगी तो उसका विस्तार होगा तो ताप में वृद्धि, वो कार्य करेगी तो कुछ ऊर्जा खर्च हो जाएगी, तो ताप में वृद्धि नहीं होगी या कम होगी। इसलिए ऊष्मा की समान मात्रा से स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि कम होती है। किस पे? स्थिर दाब पर। और स्थिर आयतन पर अपन फैलने तो दे नहीं रहे हैं, तो ऊर्जा की पूरी उसमें उसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगी तो ताप में वृद्धि अधिक होती है। याद रखिएगा इसको। इसी प्रकार ताप में समान वृद्धि के लिए स्थिर आयतन की अपेक्षा स्थिर दाब पर अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। सीपी तथा सीवी में रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 2 इक्वेशन अपन ने इसमें ऊपर की थी पिछले वीडियो में, तो वो क्या थी? मैंने पिछले वीडियो में आपको याद करने के लिए कहा था कि सीवी क्या होता है और सीपी क्या होता है। उसका फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं? सीवी को ईटीवी से याद रखते हैं, तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ब्रैकेट लगा के वी लिख देंगे। और सीपी स्थिर दाब पर है, उसके लिए मैंने क्या बताया था? हीट, तो डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर ब्रैकेट लगा के पी लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे वो दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए पिछले वीडियो में जो हमने देखी थी सीपी माइनस सीवी लिखते हैं, सीपी में से सीवी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फॉर्मूला लिख दिया, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ब्रैकेट के बाहर जो टर्म लिखे थे उसका मतलब ये होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो अपने ब्रैकेट के नीचे वी लिखा दिया। अब समीकरण 28 वगैरह ऐसे याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि एंथैल्पी क्या होती है। ये भी मैंने आपको बताया था कि दाब आयतन ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा दोनों का समूह होती है, वो एंथैल्पी होती है हमेशा। और इसी को अपन आगे अभिक्रिया ऊष्मा के रूप में काम में लेते हैं। तो H इक्वल टू ई प्लस पी वी। ई आंतरिक ऊर्जा और पी वी एक कार्य होता है जिसको अपन दाब आयतन ऊर्जा भी बोलते हैं। दाब और आयतन दोनों इसमें इंडिकेट कर रहे हैं। इस व्यंजक को स्थिर दाब पर टी के संदर्भ में अवकलित करने पर इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशियल करेंगे तो इसमें क्या आएगा? डेल एच अपॉन डेल टी पी है, इसका यदि करते हैं
और डेल ई अपॉन डेल टी पी वी का करते हैं, तो स्थिर दाब पर टी के संदर्भ में अवकलित करने पर स्थिर दाब स्थिर रखेंगे और टी के संदर्भ में अवकलित करते हैं किस इक्वेशन को, H = E + PV को। तो जिसके संदर्भ में अवकलित करते हैं वो टर्म नीचे आएगी। बायो वालों के लिए डिफिकल्ट है, मैथ वाले तो वैसे पढ़ लेते हैं। अब H = E + PV, इसमें H जो है उसके नीचे अपन ने इक्वेशन में जो लाइन में अपन लिखते हैं कि टी के संदर्भ में अवकलित करना, तो वो जो टर्म है वो डी टी के रूप में सबके नीचे आएगी, ठीक है। और जो टर्म ऊपर है उसको ऊपर लिख देंगे जो इक्वेशन में लिखी हुई है और उसके डी लगा देंगे। अब अपन ने डेल एच अपॉन डेल टी लिखा है, डेल एच अपॉन डेल या स्मॉल डी लिख दो, एक ही बात है। तो डेल एच अपॉन डेल टी और ब्रैकेट के बाद पी लिखा है। पी इसलिए लिखा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे है, इसलिए पी लिख दिया। और डेल एच, इस समीकरण को अवकलित करते हैं तो डेल एच लिख दिया। और इसके नीचे अपन ने क्या किया, टी के संदर्भ में करते हैं, टी के रेफरेंस में करते हैं, नीचे डेल टी, ठीक, डेल एच अपॉन डेल टी। अब नेक्स्ट है ई। अब ई का कैसे करोगे, ई के डी डेल लगा देंगे या डी लगा देंगे, डेल ई, और फिर किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, जिसके संदर्भ में अवकलित कर रहे हैं, तो डेल टी और ब्रैकेट लगा के कांस्टेंट पी पे तो पी प्लस। अब P और V दो मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों के रेफरेंस में होगा। एक को पहले स्थिर रखेंगे जैसे अपन ने लिख दिया P। अब T के रेफरेंस में किसका अवकलन करते हैं, V का, तो अपन लिखेंगे डेल V अपॉन, मैंने बताया था ना डेल लगा देंगे, डेल V, और डिवाइड किससे कर देंगे, जिसके रेफरेंस में, जिसके संदर्भ में करते हैं, तो डेल T, डेल V अपॉन डेल T और P लिख दिया P प्लस। अब V को कांस्टेंट रखेंगे और P के रेफरेंस में करेंगे, तो P तो अपने कांस्टेंट कर रखा है, उसके रेफरेंस में हो ही नहीं सकता, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए प्लस 0 0 हट जाएगा, तो ये इक्वेशन अपने पास आ गई। अब Cp माइनस Cv जो है उसमें डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो Cp माइनस Cv = डेल ई अपॉन डेल टी ई प्लस P डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों को साथ साथ रखना। अब है स्थिर दाब पर, ध्यान से सुनिएगा, स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा आयतन तथा ताप का फलन होती है, जानते हो। स्थिर दाब पर, दाब को तो अपन ने स्थिर कर दिया, ठीक है। दाब को मैंने कहा था स्थिर रखने के लिए विस्तार होगा, तो वहाँ पे ये कहता है स्थिर दाब है तो ऊर्जा किसका फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फलन का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी टर्म है वो उस पर निर्भर करती है। फलन का मतलब ये ध्यान रखना है आपको, जैसे आंतरिक ऊर्जा आयतन तथा ताप का फलन है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा का जो मान है वो ताप और आयतन के साथ परिवर्तित होता है, ठीक है। तथा डी ई एक यथातथ अवकलन, यथातथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि ये आंतरिक ऊर्जा है और ये स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन जो भी होते हैं, अवस्था फलन मैंने आपको पहले बताया एग्जैक्ट होते हैं। वर्क एंड हीट ये पाथ फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके। अब हम बात करते हैं E = नेक्स्ट, तो अपने क्या कहा, फंक्शन है, फंक्शन का मतलब अपन ने f लगा दिया, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दिया V और T, इसका मतलब ये है E का मान V और T पर निर्भर करता है। V और T में चेंज होगा तो इसमें भी चेंज होगा। अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, तो DE = अब इससे इक्वेशन ये कैसे बनी, T = इसके आगे V और T का फंक्शन है, आप ऐसे याद रखिएगा, V और T का फंक्शन है, तो V में परिवर्तन dV, आंतरिक जो V में जो सूक्ष्म चेंज होगा वो dV होगा, तो dV में चेंज dV होगा, तो एक परिवर्तन की दर क्या है, तो वो अपन लिखेंगे ऊर्जा में आयतन के साथ क्या परिवर्तन होता है, तो डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया अपने, एंड dV प्लस डेल E अपॉन डेल टी V dt, एक बार T के रेफरेंस में एक बार V के रेफरेंस में। इस समीकरण में दोनों ओर dt का भाग देने से स्थिर दाब की शर्तें लगानी है, स्थिर दाब की तो कंडीशन लगा दी,
और दोनों तरफ डी टी का भाग दे देते हैं, सीधी सी बात है। तो अपन ने ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी के नीचे डी टी आ जाएगा, पी बाहर लिख ही देंगे, जिसके लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, डी ई वी टी इसे लिखा हुआ है। इसके बाद अपने पास डी वी है, तो डी वी के नीचे क्या करेंगे, टी, इसके मल्टीप्लिकेशन में तो एक ही बात आएगा डी टी, तो डी वी अपॉन डी टी, और अपन इस्तेदाब की शर्त लगा दी, कंडीशन लगा दी, तो वो नीचे पी लिख दी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्लस ई डी ई अपॉन डी टी वी है, ये हो गया। अब आगे क्या हो गई सर, डी टी का क्या हुआ, तो डी टी अपॉन डी टी से डिवाइड किया ना, तो डी टी कैंसिल हो गया, तो 1 हो गया। तो ये इक्वेशन अपने पास आ गई। अब डेल ई अपॉन डेल टी पी का मान, ये जो वैल्यू आई है ऊपर वाली इक्वेशन में, इसका मान अपन पीछे जो इक्वेशन सी पी माइनस सी वी है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए, सी पी माइनस सी वी जो है इसमें डेल ई वी टी डेल वी टी पी प्लस ये वैल्यू इसमें से उठा के अपन ने रखी है, फिर पी डेल वी डेल टी पी माइनस डेल ई डेल टी वी। अब है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू पी डेल वी अपॉन डेल टी पी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी टी और डेल वी अपॉन डेल टी पी। ये कहाँ से आ गया, इसमें आगे एक टर्म और है वो लिखी नहीं गई, प्लस डेल ई अपॉन डेल टी वी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, पीछे इक्वेशन में थी, ध्यान से देखिएगा। या सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी पी, पी कॉमन ले लिया, और पी प्लस डेल ई डेल वी टी, ये जो टर्म्स है इनमें से अपन ने डेल वी अपॉन डेल टी पी दोनों में है तो कॉमन ले लिया, तो पी प्लस क्या आ गया अपने पास, पी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी टी आ गया। यह समीकरण सी पी और सी वी एक सामान्य संबंध दर्शाती है। ये समीकरण ठोस द्रव व गैसों के लिए समान रूप से उपयोगी है, सब पे लागू होगी। पर डेल वी अपॉन डेल टी पी इस्तेदाब पर ताप में प्रतिकाय वर्दी से आयतन में हुई वृद्धि को दर्शाती है। ये तो दो चीज़ें हैं, आप उनके नाम लिखे हुए उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। डेल वी टी पी इस्तेदाब है, उस पर ताप में प्रतिकाय वर्दी के तंत्र द्वारा किया गया कार्य, तथा ई वी टी इस्तेदाब पर प्रतिकाय आयतन वृद्धि हुई आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि को दर्शाता है। बाकी अपन नेक्स्ट में। ओके।